हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 एग्जाम की दृष्टि से जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज वो प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के हिसाब से बिल्कुल उसी सटीक रणनीति के साथ तैयार किए गए हैं। दोस्तों, ये वो प्रश्न है, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको 110% यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 110% देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आप कितना स्कोर करते हैं 15 में से, आप हमें ज़रूर बताएंगे। ये 15 प्रश्नों में से आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है, एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा सत्य है। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। यह बात बिल्कुल आपकी सही है। यह पुरस्कार जो है, ये नॉर्वे की जो एक एकेडमी है, एकेडमिक ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये इसे 2001 में प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये गलत है। इसकी जो शुरुआत थी, आपको याद रखना, 2003 में एबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो एबेल पुरस्कार के बारे में दो तीन बातें फिर से बता रहा हूँ, याद रखेंगे। इसको गणित का नोबेल कहा जाता है। क्या सर? गणित का नोबेल हमने देखा किसके, नॉर्वे की एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और शुरुआत अगर बात करें तो कब हुई सर? 2003 में। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके दोनों सही हो जाएंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके लिए राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी की भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में दोस्तों, 110% आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, अजीत पाल सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और दो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? बात करते हैं। देखिए, हम लोक नृत्य दो प्रकार के, जो भी नृत्य होता है हम उन्हें दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो सर लोक नृत्य होता है और एक हम शास्त्रीय नृत्य के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के रूप में पढ़ते हैं। आपको पता होगा भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 नृत्य। और मोहिनी अट्टम जो है वो उन्हीं 8 शास्त्रीय, ये शास्त्रीय नृत्य। बाकी आपकी लावड़ी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कालीबेरिया राजस्थान का है। रऊफ जो है, इसको रऊफ कहते हैं। ये रऊफ गलत लिखा है, रऊफ होता है। क्या होता है? रऊफ। और रऊफ ये कहाँ का है? ये जे.एंड.के का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। ये बात आपको याद रखनी। कालबेरिया राजस्थान का है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ये आपके तीनों क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है। और मोहिनी अट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा जोड़ा गया था, जो 8वां शास्त्रीय नृत्य था वो कौन सा जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा, ये आपको बताना है। वाटर पोलो, पोलो, बेसबॉल या रग्बी? याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेसबॉल होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीसरा आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बेसबॉल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? यूथसेट, इंटेलसेट, आसियनसेट या स्ट्रोसेट? इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है ये उपग्रह सेवा प्रदाता है। राइट आंसर क्या होगा? इंटेलसेट। इंटेलसेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा राइट आंसर होगा। आपको ये बात याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, गलत नहीं करना है। आपको कोई भी प्रश्न ना आता हो तो आप उसे कॉपी में जरूर अपने लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला मैंने स्टार्ट कर रही है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, कह आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था? आपको पता होगा हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई है, जिसमें 352 आर्टिकल में हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। कौन सर? सॉरी, राष्ट्रीय आपात बुझ रहा है तो 352 में होगा। क्या होगा सर? राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई। राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 में है आपात। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की मैं बात करूंगा, राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। कौन सा सर? राष्ट्रपति जो शासन है, राष्ट्रपति शासन की बात 352 में की गई है और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। तो याद रखेंगे 1975 में पहली बार हमारे यहाँ क्या हुआ था? सशस्त्र विद्रोह के, क्या कहा गया? अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण क्या लगा था? 352 का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अच्छा, अब आंतरिक अशांति को हटाकर हमारे संविधान में इसकी जगह पर क्या दे दिया? ये सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया सर? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ठीक है। याद रखें, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है। सी तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
कह रहा उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है। देखिए कुछ अनुच्छेद आपको, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको याद रखना किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 114 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। 129 आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। क्या कहता है? अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, ठीक है, याद रखेंगे। 137 में पुनरावलोकन दिया गया, किसमें सर? आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय का पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। 137 में क्या है? पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा मूल अधिकार में कितनी श्रेणियां हैं। देखिए मूल अधिकार की बात करेंगे तो पहले जो थी वो पहले 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 6 हैं, तो याद रखेंगे 6 इसका राइट आंसर होगा। आप कहेंगे सर एक कौन सा था? तो संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा सर? संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल आपके 31 में था वो उसको हटा दिया गया। अब उसको कहाँ डाला गया है? वो 300 का में है, 300 के का में विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया। कब हटाया गया? तो कहेंगे सर 44वां कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के द्वारा ये हटाया गया था। कब सर? 1978 के द्वारा हटाया गया था। आपको याद रखना है, ये प्रश्न गलत नहीं करना है, ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा अवित्तीय विधेयक, मतलब जो विधेयक 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। साधारण विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक होता है, अवित्तीय विधेयक। अगर कोई अवित्तीय मतलब वित्त से विधेयक से संबंधित नहीं है तो अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? मतलब वित्तीय विधेयक को क्यों नहीं लौटा सकता? देखिए कोई भी वित्तीय विधेयक होता है, राष्ट्रपति अपनी उसमें पूर्व अनुमति देता है। राष्ट्रपति क्या करता है सर? अपनी पूर्व अनुमति देता है, तो उसे वापस करने की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। बात करेंगे अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार, तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए राष्ट्रपति की जो वीटो पावर शक्ति होती है, वीटो पावर, वो किस आर्टिकल में, तो याद रखेंगे 111 में आर्टिकल की वीटो पावर की बात की गई है। और अभी तक सिर्फ एक बार ही ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर, जब सरकार थी कांग्रेस की, उस पर लगाया है, और ये आपको याद रखना एक ही बार उसका प्रयोग किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार, सिर्फ और सिर्फ अवित्तीय विधेयक को एक बार ही लौटा सकता है, उसके बाद अपनी अनुमति देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। और वीटो पावर में क्या होता है? वीटो पावर में वापस नहीं करता है, वरन उस पर कुछ राय ही नहीं देता है। फिलहाल वीटो पावर आपको याद है 3 प्रकार की होती है, उसमें अलग अलग वीटो पावर होती हैं, आप इनको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा संविधान में उद्देशिका क्या वर्णित करती है। देखिए बात करेंगे सर संविधान में उद्देशिका की, आपको पता होना चाहिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया। क्या कहा गया सर? संविधान की आत्मा किसने? पीटी नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और इसे नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। 13 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा में इसको रखा गया था। और इसको कहाँ से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया, ठीक है, ठीक है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा केंद्र शासित नहीं है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या गोवा? क्वेश्चन को बहुत इजी है, आपको अच्छे से पता होगा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोवा होगा, ठीक है, गोवा। बात करेंगे गोवा को, तो पता है आपको अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क ने इसको गोवा को जीता था। पुर्तगाली वायसराय था कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। 1961 में हमने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया, और फिर 1986 के आसपास हमने क्या किया? इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, क्या? गोवा को, याद रखेंगे। अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कहाँ पर टकसाल नहीं है? देखिए आपको याद है टकसाल जहाँ पर हमारी मुद्रा की छपाई वगैरह होती है, तो वर्तमान में मैं आपको बता दें 4 जगह पर अपनी टकसाल है। कोलकाता में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, और कहाँ पर है? नासिक में नहीं है। कहाँ पर है सर? नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में है। आपको याद है कहाँ पर? 4 जगह है, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, 4 जगह ये आपको अपनी टकसाल देखने को मिलती है भारत की, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन कौन सी? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा इसका? नासिक गलत हो जाएगा, यही आपका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी मुद्रा का विनिमय मुद्रा अन्य मुद्राओं, एक मिनट, कह रहा किसी मुद्रा विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने पर उसके क्या होते हैं? देखिए जब आप क्या करेंगे, कोई मुद्रा एक है, ए मुद्रा है कोई, और कोई क्या है? बी मुद्रा है। जब आप क्या करेंगे, मुद्रा का जो मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर जब कमी आ जाती है, माइनस हो जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है, अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति जब वस्तुओं के मूल्य होते हैं वो दीर्घकाल के लिए बढ़ जाते हैं, तो मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, याद रखें। संकुचन क्या होता है? मुद्रा संकुचन जब होता है जब लोगों के पास मंदी एक तरीके से आ जाती है, जब लोगों के पास क्या होता है? धन कम होता है और वस्तुएं चीज़ खरीदते नहीं है, ठीक है, जबकि वस्तुएं से ज़्यादा मतलब पैसे से ज़्यादा वस्तुओं का जब उत्पादन होने लगे, पैसे से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होने लगे, वहाँ पर मुद्रा संकुचन, एक जैसे मंदी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न बनेंगे।
अगला क्वेश्चन, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा? रामेश्वरम है, कोच्चिन है, कन्याकुमारी है, मदुरई है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कन्याकुमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार लेखपाल 2015-16 का क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। उसने ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए थे, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, या मतलब मकर रेखा के दक्षिण में। तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा के, अगर ऑप्शन इस प्रकार से देगा, ये मान लिया कर्क रेखा इस प्रकार से हमारा, अगर भूमध्य रेखा के ऊपर दिया जाए तो आप भूमध्य रेखा के ऊपर लगाएंगे, और अगर कर्क रेखा के नीचे दिया जाए तो आप कर्क रेखा के नीचे लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था लेखपाल में, तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा पनामा नहर किसको जोड़ती है? विश्व ज्योग्राफी का एक बेहतरीन प्रश्न है। कुछ नहरें आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे कील नहर के बारे में आपको पढ़ना है, एक आती है सू नहर के बारे में आपको पढ़ना है, एक पनामा नहर आपको याद रखना, एक आपको याद रखना स्वेज नहर, ये याद रखना, ठीक है। ये कुछ नहरें हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे मैं स्वेज नहर के बारे में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्वेज नहर जो है ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको सर? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सा सागर सर? भूमध्य सागर को जोड़ती है। अच्छा, स्वेज नहर ये जो है इसी के तट पर पोर्ट सईद स्थित है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा सर? पोर्ट सईद स्थित है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कहेंगे ये कहाँ पर है? तो मिस्र के, जो मिस्र आपको देखने को मिलेगा, मिस्र, अफ्रीका और एशिया को ये स्वेज नहर अलग करती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को एक में जोड़ती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे पनामा नहर, अब पनामा नहर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो आप आएंगे, देखिए मैं कुछ प्रकार से चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लिया क्या है, एक कनाडा है, ठीक है, ये कनाडा है, फिलहाल समझिएगा सिर्फ। और ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा अमेरिका। ये आपका, एक मिनट मैं फिर से बना रहा हूँ, ये आपका मान लिया ये अमेरिका है। अमेरिका के नीचे इस प्रकार से जब आप मेक्सिको देखेंगे तो मेक्सिको के नीचे आपको एक नहर देखने को मिलेगी, उसे ही पनामा नहर कहा जाता है, ठीक है। पनामा नहर कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हालांकि पनामा नहर कोई प्राकृतिक नहर नहीं है, इसे बाद में बनाया गया, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहर हो जाती है। पहले बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी, इसलिए इसे पनामा नहर का निर्माण किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। और ये उत्तरी सागर, अटलांटिक सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये पनामा नहर कहाँ पर? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एक नहर आपको देखने को मिलेगी, कील नहर। कौन सी? कील नहर। कील नहर के बारे में याद रखना है, बाल्टिक सागर, जो बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर के जो उत्तरी सागर है वहाँ पर जोड़ती है कील नहर, तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। कहते हैं कील नहर सबसे व्यस्ततम मार्ग हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, 15वां प्रश्न है। दोस्तों आपने स्कोर कितना किया आप हमें जरूर बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे आपके एग्जाम की दृष्टि से और मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कह रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? देखिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद की चर्चा 52 में किया गया और 53 में क्या किया गया? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। और 74 में साफ साफ आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और जो भी मतलब सलाह देगा वो सलाहवाधिकारी होगी, ठीक है, जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देंगे। तो कोई भी सलाह लेता है वो किससे? प्रधानमंत्री से लेता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन सलाह उसकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी सलाह जो होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका स्कोर कितना रहा 15 में से आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।